हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन टर्म से घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, और ये सारे बीच में जो फॉर्मूले लिखे हैं ये सब। तो आज इस वीडियो में, इस 5 मिनट्स की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखें और वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन क्लियर करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। ये सब जानते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें जब भी रेट निकालना होता है किसी भी चीज का, रेट ऑफ चेंज, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हम लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए पहला टर्म तो ये सिंपल सा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, और यही हम करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं वेलोसिटी को हमेशा, राइट। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मॉड लगा देंगे। तो सिंपली अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट्स ये देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। मतलब वो एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। तो एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज एक पार्टिकल है जो कि ऐसे कर्व पाथ पे चल रहा है और ये उसकी वेलोसिटी है, इधर की तरफ जा रहा है, और इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। सपोज इसका एक्सेलरेशन है ये, इधर की तरफ, नेट एक्सेलरेशन उसका इधर की तरफ, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे एंगल थीटा बना रहा है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, इट्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी। तो ए का जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, मतलब ये क्या होगा वैसे, वो ए कॉस थीटा। यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक और कंपोनेंट होगा वैसे, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। इसको लिख देते हैं, ये क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज अलोंग द वेलोसिटी। इसको हम एटी बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो, हम जब भी पढ़ते हैं तो पूरी बात करते हैं भाई, छोटी मोटी आधी बात नहीं करते। अभी ए कॉस थीटा लिखा है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखें यहां पे एटी कितना है, ए कॉस थीटा। अब अपन जानते हैं एक चीज, अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, और डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ लिया होगा तभी ये सब करने का फायदा भी है। हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी, दो वेक्टर है, उसका डॉट करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट कर लेते हैं। ए डॉट वी क्या होगा, ए इंटू वी इंटू कॉस थीटा होगा ना। और यहां देखो ए कॉस थीटा कितना आ गया, ए डॉट वी बाय वी। तो यहां पे आप देखो एटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए डॉट वी बाय वी। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह लो इसको, ए डॉट वी बाय वी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एटी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट वी बाय वी। देखो, कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी के अलोंग, तो वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर वी कैप, और वी कैप को मैं लिखता हूं वी वेक्टर अपॉन वी, तो नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट वी अपॉन वी स्क्वायर, और ये वी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये कब यूज करना होता है ये फॉर्मूला, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है। सपोज 2 i कैप 3 की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे दे दिया है आपको, और फिर आपसे कोई कहे कि बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, मैग्नीट्यूड पूछा तो ये, और अगर वेक्टर पूछा तो फिर ये। एकदम यहां तक बात क्लियर। अब हम आते हैं वो डिफरेंशिएशन वाला जो नोटेशन था उस पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम दिशा में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट दिशा में होते हैं तो स्पीड घटती है। कहने का मतलब ये, अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी अगर वेलोसिटी दिशा में आ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पे जो डायग्राम हमने बनाया है इसको आप देखो, एक्सेलरेशन कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है तो इसकी स्पीड बढ़ी, चेंज हुई। मतलब एटी कर क्या रहा है, एटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है,
राइट। इसलिए हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिफाइन इस तरीके से भी करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो है कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, खाली वो कर क्या रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स। ये तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मॉडुलस। और AT है क्या? हमें पता है, रेट ऑफ चेंज निकालना तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d/dt ऑफ स्पीड है एक्चुअल में। और फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नीचे लिख देते हैं, AT इज इक्वल टू d ऑफ मॉड v/dt। कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखो, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो हमने डिफरेंशियल टर्म में लिखा था, AT इज इक्वल टू d मॉड v/dt। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है? स्पीड। क्या यहां तक बात क्लियर? अब हम बात करेंगे ये वाले कंपोनेंट की। इस कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये स्टूडेंट्स, और ध्यान रखें कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट तो स्पीड को चेंज कर रहा था, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा था। ये तो उसके परपेंडिकुलर है। हमें पता है कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है an, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। तो ये करता क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहां पे एक बात क्लियर हो गई, an कितना हो गया? a sin थीटा। अब इसको हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, an को हम लिख सकते हैं v² अपॉन ROC, where ROC is radius of curvature। मैं सिंपल शब्दों में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो समझा देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, ये जो कर्व बना है, ये कर्व को हम ऐसा मान सकते हैं कई सारे छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है। ये एक टुकड़ा, ऐसे कई सारे टुकड़े कर दो इसके। तो यहां पर भी जहां पार्टिकल है वहां पर मैं एक टुकड़ा करता हूं, और ये छोटा सा जो सेगमेंट है, ये जिस भी सर्कल का पार्ट होगा, ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट तो होगा ही होगा। तो ये जिस भी सर्कल का पार्ट होगा, उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, तो कमेंट में लिख के बताओ। और ये चैनल आपका ही है, ये पेज आपका ही है, आप ऑथोरिटी लो। आपको कोई डाउट है आप पूछो, सीधे आप कमेंट में लिखो, और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आपको समझाऊंगा वो टॉपिक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस सेगमेंट, वो जो सेगमेंट है जहां पार्टिकल है वहां पे एक सेगमेंट लिया है, उस सेगमेंट जिस भी सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का रेडियस। एकदम बात क्लियर? और ये क्या है? v स्पीड। तो an क्या हो गया? v² अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान रखें, अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं तो एक सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सेम होता है हर जगह। एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल नहीं है ऑब्वियसली, कोशिश करता हूं ठीक से बनाने की। ये तो कहीं से भी सेंटर से लेकर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस r ही रहता है ना। तो सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसके हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेम होता है, इसलिए उसको सर्कल कहते हैं। और डेफिनेशन में भी सर्कल ही था। तो क्या आपको ये सब बातें समझ में आई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट फिजिक्स का आपको समझ में नहीं आता है, या उसमें आप प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं, तो आप बिना हेजिटेट किए आप मैसेज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं देखूंगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन स्टॉप फॉर फिजिक्स। आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।